खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग आप सबको हमारी तरफ से। और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जी की। आज 5 जून सन 2023 है, हफ्ते का पहला दिन है और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सुबह सुबह जब आपके सामने आते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि आपको बाखबर करें, उन तमाम मामलात से आपको बाखबर करें जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से है, लद्दाख से है या फिर मुल्की सियासत के साथ है। मामलात, हालात, वाक़ात पर हमारी गहरी नज़र रहती है और आपको पल पल का अपडेट करते हैं 90 मिनट के इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में आखिरी 10 से 15 मिनट हम रखते हैं जब आप और हम गुफ्तगू करते हैं बराह रास्त इस लाइव ट्रांसमिशन में, और फ़ोन कॉल्स के ज़रिए से आप अपने मामलात, आप अपने मसाइल हुकूमत तक रखते हैं। इस उम्मीद के साथ आप अपनी बात करते हैं कि इदारे आपकी आवाज़ को सुने, आपकी बात को सुने और मसाइल का कहीं ना कहीं हल निकले। यानी गुलिस्तान न्यूज़ एक पुल की हैसियत से काम करने की कोशिश कर रहा है जिसमें आप और इंतज़ामिया के बीच राब्ता हो, बात हो और बात बने। इस ट्रांसमिशन को आप टीवी पर तो देख रहे हैं तो फटाफट से हस्बे वादा आपको याद दिलाते चलें कि ट्रांसमिशन को और कहां पर आप देखेंगे हमारे साथ। फेसबुक पर लाइव ट्रांसमिशन चल रहा है, यूट्यूब पर वक्फे से आप देख रहे हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू पर हर पल की खबर से आप बाखबर रहते हैं। और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर लॉगिन, शेयर और सब्सक्राइब आप उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हर दिन आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं वहाँ पर, क्योंकि मुख्तलिफ ज़ुबानों के अंदर उर्दू, अंग्रेज़ी और हिंदी में बैक वक्त इस ट्रांसमिशन इस वेबसाइट पर आपको खबर पढ़ने को मिलती है। और साथ साथ लाइव टेलीविज़न नशरियात भी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर बराबर चल रहा है। तो वहाँ पर जो आप प्यार मोहब्बत हमारे साथ बांटते हैं, जो बातें आप करते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद कि आज भी ये सिलसिला आपका हमारे साथ रहेगा। तो करते हैं जी प्रोग्राम का आगाज़, जो कि आज 5 तारीख है। तो 5 तारीख माजी में क्या हुआ है? जून के महीने में हज़ारों की तादाद में इंसिडेंट्स हुए हैं 5 तारीख को, लेकिन चंद वाक़यात आपके सामने रखेंगे मेरे साथी गौर कुछ दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हिस्ट्री ऑफ द डे से। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौर। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 5 जून है और 5 जून को क्या कुछ हुआ है, चंद अहम वाक़ात मालूमात हैं जो आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। आज 5 जून को साल 1875 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में पैसिफिक स्टॉक एक्सचेंज के आगाज़ हुआ है। और आज ही के दिन 5 जून 1882 में मुंबई में तूफान और सैलाब से तकरीबन 1 लाख लोगों की मौत हुई है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1912 में अमेरिकी बहरिया ने क्यूबा पर तीसरी बार हमला किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1915 में 5 जून 1915 में डेनमार्क ने अपने आईन में तरमीम करके खवातीन को वोट देने का हक दिया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 5 जून साल 1942 में अमेरिका ने बल्गेरिया, हंगरी और रोमानिया के खिलाफ जंग का ऐलान किया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 5 जून 1953 में डेनमार्क में नया आईन इख्तियार किया गया है। और आज ही के दिन साल 1969 में 5 जून 1969 में मॉस्को में बैनुल-अक़वामी कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। और आज ही के दिन 5 जून साल 2013 में बिहार में बिजली गिरने से 44 अफराद हलाक हुए थे। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 5 जून को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ, चंद अहम वाक़ात मालूमात जो आपके साथ हमने शेयर किया है। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौर। चलिए जनाब, खबर का करते हैं आगाज़। और सबसे पहले ज़रा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से आपको बाखबर करते हैं और बात करते हैं कौमी शाहराहों के हवाले से। मौसम का मिजाज बेहतर है और पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम का मिजाज कदरे बेहतर रहा है। बागवानी से शोबस्ते वाबस्ता लोग मैदान में आ चुके हैं, यानी वो अपना कामकाज रूटीन में लग गए हैं, लेकिन सबकी नज़रें जो है वो लगी हुई हैं मुगल शाहराह पर। मुगल रोड जो इंतहाई अहम रोड है, पुंछ रजौरी के लोगों को श्रीनगर और कश्मीर सूबे के साथ जोड़ता है आसानी के साथ। इस पर जो कौमी शाहराह है, मुगल रोड है, ये मुसलसल आज भी बंद है और पिछले 8 दिन से इस शाहराह को खोलने की कोशिश की जा रही है। दोबारा बारिशें,
बर्फबारी के पेश नज़र मुख्तलिफ मकामात पर बर्फ जो तोदे थे, ज़मीन का हिस्सा जो था वो गिर गया था। कई मकामात पर पहाड़ जो है वो टूट कर नीचे आ रहा था, जिसके नतीजे में इस शाहराह को काबिल आमदरफ्त बिल्कुल नहीं बनाया गया था और इसको रोक दिया गया था। इस पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई थी और ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने उसी दिन ट्वीट करते हुए कहा था कि 8 से 10 दिनों का वक्त लग सकता है जब ये कौमी शाहराह काबिल आमदरफ्त हो सकती है और वालिदैन और तलबा से इसी तरीके की अपील की गई थी। लेकिन अभी जो हम आपको खबर बता रहे हैं कि मजीद 3 दिनों का आप इंतजार कीजिएगा। विद इन 3 डेज श्रीनगर जो पुंछ मुगल रोड है इसे खोल दिया जा सकता है और आइंदा 3 दिनों के अंदर हाईवे का काम मुकम्मल होगा। काबिल आमदरफ्त बनाया जा सकता है मुगल रोड को, क्योंकि इंतजामिया की तरफ से जहां बड़ी मशीनों को वहां पर भेजा गया, वहीं पर बड़ी तादाद में मजदूरों को भी लगाया गया है ताकि उस मलबे को हटाया जाए, रास्ते को क्लियर किया जाए और श्रीनगर जाने वाले लोगों को या श्रीनगर से आने वाले लोगों को जिन्हें पुंछ आना है, रजौरी आना है या जम्मू आना है, तो ये एक मुतबादिल रास्ता है जी। इस पर गाड़ियों की आवाजाही मुमकिन है विद इन 3 डेज, यानी अभी 2 दिन लगेंगे और तीसरे दिन के हवाले से उम्मीदें लगाई जा रही है कि तब तक ये रास्ता जो है वो खुल सकता है, यानी 3 दिन के अंदर खुल सकता है। जब हम ये बात आपको बता रहे हैं तो मुगल रोड और मुगल रोड के आसपास रहने वाली आबादी और इस शाहराह पर सफर करने वाले लोगों की तरफ से भी सोशल मीडिया कैंपेन शुरू किया गया है और इस शाहराह पर यानी मुगल रोड पर टनल तामीर की जाए ताकि 12 महीने ये रास्ता थ्रू रहे और किसी तरीके से कोई परेशानी इस पर ना हो। इस हवाले से एक बार फिर मोमेंटम पकड़ लिया है इस डिमांड ने और सोशल मीडिया के साथ साथ जो मकामी सियासी जमातों के लीडरान हैं उन्होंने एक बार फिर ये मांग किया कि इस शाहराह पर जो है वो टनल तामीर किया जाए ताकि ये रास्ता 24/7 भी खुला रहे और साथ साथ 12 महीने जो है वो चलता रहे। इस बीच खबर ये भी है कि दिल्ली हुकूमत की तरफ से यानी मरकजी हुकूमत की तरफ से इस शाहराह पर टनल बनाने के काम को जहां पहले ही हरी झंडी दे दी गई है, तमाम अभी DPR और दीगर काम चल रहा है और इस पर सुर्रत लाने की ज़रूरत है। इंतज़ामिया की अपनी कोशिशें अपनी जगह है, शाहराह को खोलने के हवाले से अवाम का मांग अपनी जगह है, ताहम बड़ी खबर ये कि अभी कौमी शाहराह को खोलने के लिए 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है, तब जाकर आप इस शाहराह पर सफर कर सकते हैं। ये तो थी बात जनाब मुगल रोड की, लेकिन श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के हवाले से आपको अपडेट करते रहे कि गाड़ियों की आवाजाही जारी है। ट्रैफिक हुकाम की तरफ से एडवाइजरी बिल्कुल भी कोई नहीं है, ताहम लेन ड्राइविंग करे इस हवाले से ताकीद जरूर की जा रही है। ये थी बात जनाब शाहराह के हवाले से, मुगल रोड के हवाले से, रास्ते के हवाले से। एक और रास्ता खुल गया है जी और ये रास्ता भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दूसरी बड़ी खबर पर आएंगे तो तकरीबन 51 घंटे का ऑपरेशन खत्म हो गया है। 51 घंटे का ऑपरेशन, जो बालासुर ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें काफी लोगों की जान चली गई थी, 51 घंटे का ऑपरेशन खत्म। उड़ीसा ट्रेन हादसे के हवाले से बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि 51 घंटे का ऑपरेशन खत्म हुआ है। 1000 से ज्यादा अफराद को लगाया गया था, हैवी मशीनरी लगाई दी गई थी, 24/7 काम चल रहा था और आज सुबह इस ट्रैक को क्लियर कर दिया गया है। इस ट्रैक पर सुबह ट्रेन ने बिल्कुल अपना ट्रेन जो है वो चली है और पहली माल बरदार गाड़ी जो है इस हादसे के बाद, जहां पर 3 ट्रेनें बैक वक्त एक दूसरे के साथ टकराई थी और 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, 1000 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं, वहाँ पर अभी भी इलाज मुआवजा और दीगर मामले चल रहे हैं। लेकिन इस बीच रात भर मरकज़ी वज़ीर पिछले 3 दिन से अगर आप देखेंगे तो मरकज़ी वज़ीर कैंप किए हुए हैं इसी बालासुर इलाके के अंदर जहाँ पर यह हादसा पेश आया था और ख़बर यह है कि आज सुबह इस ट्रैक को बहाल कर दिया गया है और जब ट्रैक को बहाल कर दिया गया है तो सीधी सी बात यह है कि पहली गाड़ी जो इस पर चली है वो माल बरदार गाड़ी है और माल बरदार गाड़ी चलने के साथ ही इस शाहराह को बहाल कर दिया गया, इस ट्रैक को बहाल कर दिया गया है और उम्मीद लगाई जा रही है कि दिन में मजीद गाड़ियां जो है वो यहाँ से चलेंगी। जब मरकजी वजीर इस बात का ऐलान कर रहे थे
कि काम हो रहा है, तब उन्होंने एक और बात भी बताई कि हमारी जिम्मेदारी अभी ख़त्म नहीं हुई है। उड़ीसा ट्रेन हादसे पर बोलते ही रो पड़े अश्वनी वैष्णव। ये बड़ी बात है जी, जो इस हवाले से खबर सामने आई है। इसके साथ साथ जरा एक और खबर की ओर चलते हैं, चूंकि उड़ीसा और ट्रेन हादसे की खबर चल रही है, तस्वीरें आप वहां की फाइल फुटेज में देख रहे हैं, तो एक और अहम और बड़ी खबर इस वक्त पेशरफ्त आ रही है इंक्वायरीज के हवाले से। तो इस हादसे में इंक्वायरियां भी होंगी और मरकजी वजीर ने बाज़ाब्ता तौर पर बालासुर ट्रेन हादसे पर बड़ा बयान दिया है और अब यह साफ कर दिया गया है कि महकमे रेलवे ने सिफारिश की है कि सीबीआई इंक्वायरी हो। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के ऑर्डर्स पहले ही दे दिए गए थे, लेकिन अब यह मामला सीबीआई को चला जाएगा और सीबीआई इस पूरे मामले की तहकीकात करेगा। इसमें 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या ट्रेनें तेज रफ्तार थी? तो इस पर जो इब्तिदाई रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि ट्रेन एज पर स्पीड थी, बल्कि उससे भी थोड़ा नीचे ही थी और इस तरीके से ड्राइवर तेज रफ्तारी के साथ ट्रेन चला रहा था, ऐसा खारिज इम्कान है, ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। दूसरी बड़ी बात जो पॉसिबिलिटी ऑफ सबोटेज है, यानी जानबूझकर इस तरीके के हादसे को किया गया है। मरकजी वजीर ने इस पर खामोशी इख्तियार नहीं की, बल्कि कहा कि यही तो बात है कि तहकीकात करना चाहते हैं कि क्या वाकई तौर पर यह सबोटेज हुआ, टेम्परिंग हुई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। अदरवाइज ट्रेनें जिस सिमत से जा रही थी, जिस तरीके से चल रही थी, पहले ही रेड लाइट चलनी चाहिए थी ताकि इस तरीके का हादसा पेश ना आए। कुछ टेक्निकल फ्लॉज हुए हैं, कुछ चीज़ें ऐसी की गई हैं जिसकी वजह से यह हादसा हुआ और यही वजह है कि अब सीबीआई इस पूरे मामले की तहकीकात करेगा। जहां मरकजी वजीर विष्णु साहब ये बता रहे थे कि सीबीआई इसकी इंक्वायरी करेगा, वहीं पर अदालत का भी दरवाजा खटखटाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर इस मामले की समाअत होनी है और पीआईएल दायर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें यह कहा गया है कि जनाब एक कमीशन बनाया जाए, कमीशन ऑफ इंक्वायरी, जिसका हेड कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हो और टेक्निकल मेंबर जिसके मेंबर हो, वो इसकी इंक्वायरी करें और इस पूरे मामले में अर्जेंट हियरिंग के लिए आज समाअत सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगी। इस हवाले से बातें जो है वो सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट अपनी बात रखेगा, मरकज ने सीबीआई को देने की बात कही है, ताहम अंदरूनी खबर यह है कि कुछ टेम्परिंग हुई है, कुछ सबोटेज हुआ है, जिसकी वजह से ये इंतहाई अबतर हादसा सामने आया है। तो नाज़रीन, ये थी उड़ीसा के हवाले से खबर। अब जरा बढ़ते आगे, बात जरा जम्मू कश्मीर की करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, इस हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है कि बेरोजगारी या महंगाई की वजह से लोग कितने मुश्किलात के शिकार हैं। बात जम्मू कश्मीर की करने और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से महंगाई, उसकी वजह से क़ुव्वत ख़रीद जो लोगों की है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है और साथ ही साथ बेरोजगारी काफ़ी बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर एक रिपोर्ट सामने आया है, जहां पर इस रिपोर्ट में एक खुलासा हुआ है कि मार्च 2023 तक जो जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी है वो 23.09% तक जा पहुंची है और उसके साथ साथ जो आला तालीम याफ्ता नौजवान हैं 18 से 30 साल की, करीब 7 लाख मुलाजमतों का इश्तिहार दिया गया है। 7 लाख नौजवान से तकरीबन नस्ब जो नौजवान है तालीम याफ्ता, वो रोजगार से महरूम है, यानी कि वो बेरोजगार है। और उसके साथ साथ ही अगर हम इस रिपोर्ट की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो गरीबी की सतह से नीचे गुजर बसर करने वाले लोग हैं, उनकी फीसद तकरीबन 12.5% जम्मू कश्मीर के अंदर है और इसमें सबसे ज़्यादा जो लोग रहते हैं गरीबी की सतह से नीचे गुजर बसर करने वाले लोग, जो कहीं ना कहीं मुश्किलात के शिकार हैं। ज़िला रामबन से उनका सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ है। और बात अगर हम करेंगे इस रिपोर्ट के हवाले से, इस रिपोर्ट में कई अहम खुलासे भी हुए हैं, जिनमें से तकरीबन माना जाता है कि 56.31 लाख में से 25.28 लाख का ताल्लुक जम्मू सूबे से हैं, जबकि इनमें से 31.03 लाख AAY ज़ुमरे में आते हैं और उसके साथ साथ ही तकरीबन 9.21 लाख PHH और 56.31 लाख अफराद NPHH ज़ुमरे में हैं। कमरतोड़ महंगाई से लोगों की कुव्वती खरीद जवाब दे रही है और ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह कहा गया कि 12.5% लोगों की माशी हालत खराब हो गई है। जम्मू कश्मीर के हवाले से हम ये अपडेट आपको बता रहे हैं। 26%
کو غذا کی کمی درکار ہے، یعنی ملک کے دیگر ریاستوں میں آپ دیکھ رہے تھے کہ غذا کم مل رہی ہے. اب جموں کشمیر کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو 26% کو غذا کی کمی بھی ہے اور 23.09% روزگار کی تلاش میں دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. 23.09% غریبی کی سطح سے نیچے کی سطح ہمارے پاس کیا ہے جی؟ غربت کی سطح سے نیچے 12.5. بے روزگاری کی شرح 23.09 سے بھی زیادہ ہے. غذا سے بھرپور خوراک کی کمی کا شکار کتنے لوگ ہیں؟ 26% لوگ ہیں اور AAY زمرے کے تحت آنے والوں کی تعداد 9.21 لاکھ تک پہنچ چکی ہے. اور اس طریقے سے اس رپورٹ نے جموں کشمیر کے ایک نئے چیپٹر کو کھول دیا ہے اور یہ پور پرفارمنس اور دیگر چیزوں کا ایک خلاصہ ہے. انڈیکس پیش کیا گیا ہے جی بھارت کے اندر، فرسٹ ایور ملٹی ڈائمینشنل انڈیکس سامنے آیا ہے جس میں طرح طرح کی باتیں جو ہے وہ کہی گئی ہے. سیدھے سری نگر ہلال ہمارے ساتھ ہے اس بڑی خبر پر اور اس بڑی رپورٹ پر. ہلال بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے. بڑی بات یہ ہے کہ کمر توڑ مہنگائی پورے ملک کے اندر ہے لیکن جموں کشمیر کے اندر ٹھوک کر مہنگائی ہے. لوگوں کی قوتی خرید جواب دینے لگی ہے. 12% سے زیادہ لوگ جو ہے معاشی حالات خراب ان کے ہیں. 26% غذا کی کمی ہے. 23.09% جو ہے وہ بے روزگاری کی شرح ہے. کس طریقے سے اس انڈیکس نے کن چیزوں کو لیا ہے؟ کیا کیا اہم ترین باتیں اس انڈیکس کے اندر ہے؟ دیکھیے گوہر، سب سے پہلے جو اس رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو اس میں اعداد و شمار جمع کیے گئے ہیں اور جو غریبی کی سطح سے نیچے زندگی بسر کرنے والے لوگوں کی جو تعداد پائی گئی ہے، یہ سینسس جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ سال 2012 کا ہے. میرا ماننا ہے کہ آج کی ڈیٹ کا جو سینسس ہے وہ اس سے زیادہ ہے، اس سے تجاوز ہے، کیونکہ سال 2020 سے جو کووڈ کا سیشن چلا، جو کووڈ کا پیریڈ چلا، اس سے سارا جو صورتحال ہے وہ بگڑ گئی. نمبر 1. نمبر 2، جب ہم جاب ایونیوز کی بات کرتے ہیں، ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ سرکار بہت سارے دعوے کرتی ہیں کہ ڈیولپمنٹل ایسپیکٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع ہم بڑھا رہے ہیں، اتنا انویسٹمنٹ آ رہا ہے، اتنی جاب اپرچونیٹیز کھل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے روزگاری کی جو شرح ہے وہ کافی بڑھ رہی ہے. نمبر 3، جب ہم جموں کشمیر کے ویزابل دیکھتے ہیں تو ایگریکلچر اور اس سے الائڈ سیکٹر جو ہے وہ یہاں روزگار کا اصلی جو ہے ماخذ ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریسورس ہے یا سورس ہے. تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 1-2 سال کے دوران جو گراوٹ آئی ہے، چاہے وہ ایگریکلچر سیکٹر کے اندر ہو یا ہارٹیکلچر سیکٹر کے اندر ہو، اس میں کافی ساری گراوٹ آئی ہے جس کی وجہ سے جو رورل پاپولیشن ہماری تھی، وہاں پر جو روزگار کے مواقع تھے وہ ڈیفیسٹ میں چلے گئے. جب وہ نقصان کے اندر چلے گئے ہیں تو ایک چین جو ہے ایک ہارٹیکلچر صنعت سے ہی بن رہی تھی، تو اس سے کیا ہوا کہ اس کا فال آؤٹ اب آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. تو اس طرح سے آج کی ڈیٹ میں جب لوگوں کے پاس سورس آف انکم کم ہو گئی ہے اور دوسری جانب سے ہم انفلیشن دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر چاہے سبزیاں ہو، خریداری کی چیزیں ہوں، ضروری اشیاء ہو، ہر کسی چیز کی جو قیمت ہے وہ بڑھ گئی ہے. اور یہ ملک بھر کے اندر یہ سینیریو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزوں کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں اور اس پر سرکار کوئی بات نہیں کر رہی ہے. تو اس وجہ سے جب تیل کی قیمتیں ہی بڑھ گئی ہیں اور اس سے ساری جو پروسیس ہے وہ کافی ہائی ہو گیا ہے. آج کی ڈیٹ میں جو ایک غریب طبقہ ہے، جو ایک زمیندار طبقہ ہے، جو رورل پاپولیشن ہے پرٹیکولرلی، وہ اس خریداری کو افورڈ نہیں کر پاتے. نتیجہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جو بیشتر آبادی ہے جموں کشمیر کی، وہ کافی سختی کی زندگی گزار رہے ہیں. اور آج کا کاروباری طبقہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ جب ہماری کئی بار ملاقات بھی ہوتی ہے اور کئی ساری سٹوریز بھی ہم نے کی ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ خریدار آتے ہیں تو ادھار میں لے جاتے ہیں اور جو پیسے کا ریٹرن ہے وہ بہت دیر بعد آ جاتا ہے. تو پیسے کا آنا جانا یہ جو سلسلہ رک گیا ہے، اس سے نہ صرف ترقی کی رفتار کم ہو گئی ہے، اس سے نہ صرف کاروبار کی رفتار کم ہو گئی ہے، بلکہ اس سے عام لوگوں کی عام زندگیوں پر بھی منفی اثر پڑا ہے. بہت بہت شکریہ ہلال ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے، رپورٹ کی اہم باتیں بتانے کے لیے. غریبی کی سطح سے نیچے زندگی گزر بسر کرنے والے لوگوں کی تازہ ترین رپورٹ سامنے آئی ہے. جموں کشمیر میں تقریباً 13% کے آس پاس لوگ مہنگائی کی در سے مہنگائی جو بڑھ رہی ہے اس وجہ سے وہ بنیادی چیزیں جو ہے وہ نہیں خرید پا رہے ہیں، یعنی قوت خرید ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ کر کے. پورے ملک کے اندر یہی صورتحال ہے اور جموں کشمیر بھی سے دو چار ہو رہی ہے. اور یہ ماہرین کی طرف سے، اقتصادی ماہرین کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک یہ کہ اکوموڈیشن ایکٹ جو ہمارا ہے، یعنی جس سے
चेक एंड बैलेंस किया जाता है मार्केट रेट्स का, उसका निफाज सख्ती के साथ अमल में लाया जाए। और दूसरी बड़ी बात ये है कि सरकार ने नए अपॉर्चुनिटीज़ खोलनी पड़ेंगी, नए एवेन्यूज़ खोलने पड़ेंगे ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके, सरकारी हो या गैर सरकारी रोज़गार हो, जिससे वो 2 वक्त की रोटी मैसर उन्हें हो और वो परेशानी हाल ना हो। तो फिलहाल यहाँ पर जी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात ज़रा कश्मीर की आपको बताते हैं और बात बताते हैं उन नौनिहालों की जिनकी उम्र अभी 18 साल भी नहीं है, लेकिन अब आज के दिन में वो या तो डाकू बन रहे हैं या कातिल बन रहे हैं। वजह क्या है बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद।